लॉ आएगा एक विच इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ विच इज कॉल्ड बायट-सेविट्स लॉ। वैसे जिन साइंटिस्ट का नाम है वो दोनों टी साइलेंट रखते थे, तो वी कॉल इट बियो-सवार कि बियो-सवार्स लॉ, पर हम इंडिया में इसको बायट-सेविट बोल देते हैं। दिस बेसिकली डील्स विद कि अगर मेरे पास कोई करंट एलिमेंट है, मतलब मान लो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, व्हेन वी से करंट एलिमेंट मीन्स इस वायर की एक छोटी सी लेंथ लेंगे कि हमने स्मॉल वायर के ऊपर एक स्मॉल लेंथ कंसिडर की आइडियल, करंट फ्लो कर रही है आई, इसको हम बोलेंगे द स्मॉल करंट एलिमेंट इज कॉल्ड आइडियल। इसका मैग्नेटिक फील्ड उसने निकाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड उसने एक्सपेरिमेंटली निकाला किसी भी पॉइंट पी पे। दिस इज वेक्टर आर और आइडियल और आर में एंगल थीटा। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि अगर किसी करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो किसी पॉइंट पे, तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट आइडियल। आइडियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स कूलम्स लॉ में इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जो एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड जो होगा that is inversely proportional to the square of distance, and it also depends on this angle theta. So उसने कंक्लूड किया कि अगर इसका स्मॉल पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड निकाले, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरली डिनोटेड बाय बी, सो स्मॉल पार्ट का निकाल रहे हैं इसलिए डी बी, कि स्मॉल पार्ट का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, it's inversely proportional to r square, and it's also directly proportional to sin theta, where theta is angle between dl and r. अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो क्या आ जाएगा? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस डायग्राम से देखो dl क्रॉस r किसके इक्वल होगा? dl क्रॉस यूनिट वेक्टर r। a क्रॉस b क्या होता था? ab साइन थीटा। ab साइन थीटा, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ dl इज dl, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो ये किसके इक्वल आ गया? इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछूं मैं आपसे, दिस विल बी dl साइन थीटा। तो dl साइन थीटा को ऐसे लिख दिया dl क्रॉस r, एंड आई कैन ऑल्सो राइट इट एज i dl क्रॉस r बाय r क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का रूल क्या होता था क्रॉस प्रोडक्ट में? अगर मेरे को dl क्रॉस r की डायरेक्शन निकालनी है तो प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन dl, टर्न इट टुवर्ड्स r। a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी थी तो a पे हाथ रख के b की तरफ टर्न करना है, तो इसमें dl की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स r की तरफ टर्न। हमारे पास dl गिवन है इस डायरेक्शन में और r इधर, तो राइट हैंड की फिंगर्स dl पे r की तरफ टर्न, सो परपेंडिकुलर इनवर्स। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या होता था कि अगर a क्रॉस b है तो a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ a एज वेल एज b। तो इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एज वेल एज r। अगर मेरे पास जैसे अगर मैं बोलूँ लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मेरे पास ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर,
जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट लिया आइडियल, आर वेक्टर कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी वेक्टर आर। डीएल पे हाथ रख के आर की तरफ टर्न, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स। इस चैप्टर में इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय क्रॉस। क्रॉस लगा होगा तो इट मीन्स परपेंडिकुलर इनवर्स, डॉट लगी होगी तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। जैसे मैं इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? आर कौन सा वेक्टर हो जाएगा? दिस विल बी आर, तो डीएल क्रॉस आर। इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड्स, इस वायर के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आर वेक्टर कौन सा बनेगा? इधर ये डीएल या आर, डीएल पे हाथ रख के आर की तरफ टर्न, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओगे तो उस डायरेक्शन में। वायर के पीछे तो नॉर्मली हम लेते हैं कि अगर स्ट्रेट वायर है, इसकी डायरेक्शन निकालने का बहुत सिंपल रूल होता है। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल कर दो राइट हैंड की, तो सर्कुलर लूप्स, कि सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसका। पर जनरल निकालना कभी भी तो डीएल क्रॉस आर से। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught was absolute permittivity. इस केस में आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, where म्यू नॉट is called permeability. Permeability depends on magnetic properties. Magnetic properties, stress, strain, magnetic history, temperature. Temperature के साथ magnetic properties बढ़ती हैं या कम होती हैं? कम होती हैं, क्यों? आयरन और आयरन जो मैग्नेट में चेंज होगी, इनमें फ़र्क क्या होता है? नॉर्मल पीस ऑफ आयरन एंड अ पीस ऑफ सेम आयरन विच हैज़ बीन टर्न्ड इनटू मैग्नेट, कि जिसको मैग्नेट बनाया उसने डाइपोल्स को अलाइन किया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलाइनमेंट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और अलाइनमेंट ब्रेक करेगी। किसी भी मैग्नेट को अगर आप हीट अप कर दोगे, मतलब मार्केट से मैग्नेट लेके आए, उसको 800 केल्विन तक उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, नॉर्मल पीस ऑफ आयरन बन जाएगा, बिकॉज आपने अलाइनमेंट ब्रेक कर दी उसकी। सो टेम्परेचर बढ़ाने से नॉर्मली अलाइनमेंट ब्रेक कर दिया। डायमैग्नेट को आप यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं बिकॉज डायमैग्नेटिक बिहेवियर वाज डिपेंडेंट ऑन, डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है आप कहते हो ना, हमने पढ़ा है। अच्छा, डायमैग्नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, मैंने पढ़ा था पेयर्ड के कारण होता है। डायमैग्नेट होते कौन से हैं? substances in which ferromagnets are those which are strongly attracted by magnetic field, paramagnets are weakly attracted by magnetic field. Diamagnets क्या होते हैं? They are weakly repelled. They are weakly repelled मतलब when placed in non-uniform field, they tends to move from stronger to weaker parts. इधर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, उधर की तरफ जाएंगे, मैग्नेट के पास रखोगे तो मैग्नेट से दूर जाएंगे, सो दे आर वीकली रिपेल्ड. बट वाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शोज डायमैग्नेटिज्म? नहीं पढ़ा है? पैरामैग्नेट का कॉज वो भी नहीं पढ़ा, फिर रहने दो। क्या होते हैं वो रहने दो, हम पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री वाले कुछ पढ़ाते नहीं ऐसे ठीक से, वो मतलब छोड़ देते हैं कि फिजिक्स का पार्ट है, बिकॉज डायमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने के लिए दे हैव टू एक्सप्लेन द हाउ फोर्सेस एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वो केमिस्ट्री के डोमेन भी नहीं है, मतलब हम उनकी डोमेन में कंसिडर नहीं करते उसको। हाँ, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन के लिए फिजिक्स के सारे फॉर्मूलेज आएंगे तो वो एक्सप्लेन होगा। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो सिर्फ ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट,
बट उसका कॉज नहीं पढ़ते ना कि वाई स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड या वाई स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पढ़ा? केमिस्ट्री में पढ़ा आपने? ये पढ़ा है स्टार्क इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ फील्ड लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉज तो नहीं पढ़ा उसका कि डीजेनरेसी कैसे ब्रेक होती है। हाँ तो फिर वो फिजिक्स है ना, डीजेनरेसी कैसे ब्रेक होगी। मे भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं भी गलत ही दूंगा, पर फिर भी दूंगा, आपको नहीं पता चलेगा गलत दी है, ये मेरी गारंटी। आपको लगेगा मैंने सही पढ़ाया है। मतलब बेसिकली दैट इज़ अ मॉडर्न फिजिक्स कंसेप्ट विच कैन बी प्रॉपरली एक्सप्लेन विद क्वांटम मैकेनिक्स। पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में भी मैं एक दो जगह पे गलत पढ़ा दूंगा, पर बताने नहीं वाला मैं, क्योंकि पेपर में वही लिख के आना है गलत ही, क्योंकि उसी के नंबर मिलने हैं। सही लिख के आए तो नंबर ही नहीं मिलने। हाँ, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स पढ़नी है ना, हमने क्वांटम नहीं पढ़नी ना। और फिर मैं आपको बोलूँ मैं 11th-12th में ज़्यादातर गलत ही पढ़ाया है। जो हमने पढ़ा है सारी चीज़ें गलत प्रूव हो चुकी हैं, तो हो चुकी हैं, तो क्या करें, हमारे सिलेबस में वही हैं। अब आप में से अगर कोई फिज़िक्स आगे कंटिन्यू करेगा तो वो ठीक पढ़ता जाएगा ना। जो 11th-12th में पढ़ा उसको हम बीएससी में प्रूव कर देंगे कि जो 11th-12th में पढ़ा था वो गलत था। फिर जो बीएससी में पढ़ा तो उसे एमएससी में गलत प्रूव कर देंगे कि बीएससी वाला गलत था। मतलब साइंस ऐसी ही डेवलप होती है। जैसे मैंने मान लो 93 में मास्टर्स की, तो 93 में मैंने जो फिज़िक्स में चीज़ें पढ़ी होंगी वो बहुत सारी अब तक गलत प्रूव हो गई होंगी। तो मेरे को तो वही पढ़ाएंगे ना जो तब तक डिस्कवर हो चुका था। उसके बाद का उन्हें क्या पता, बाद में कोई साइंटिस्ट आके उसे गलत प्रूव कर देगा। तो आप बिकॉज फिजिक्स हमेशा डे वाइज पढ़ाते हैं। आपने 11th के में जब शुरू की थी, यू स्टार्टेड विद 1650 इनफैक्ट 1650 की फिजिक्स शुरू की थी। जब आपने 11th ख़त्म की, यू स्टार्टेड अप टू 1790 से शुरू किया 12th में, 1910 पे ख़त्म कर देनी है। तो आपने फिजिक्स वही पढ़नी है जो 1910 तक डेवलप हुई थी। उसके बाद वाले नहीं पढ़नी है। आपने लास्ट बोहर्स मॉडल पढ़ना। बोहर्स मॉडल 1910 में आ गया था। थोड़ा सा चैडविक का पढ़ोगे, उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था 1932 में। इसीलिए हम रेस्निक हैलिडे यूनिवर्सिटी फिजिक्स लगा रहे थे। रेस्निक हैलिडे 1930 में लिखी गई थी। हाँ, ये रेस्निक हैलिडे यूनिवर्सिटी फिजिक्स 1930-40 की किताबें हैं, आज की बुक्स नहीं है ये। सेमीकंडक्टर तो सीबीएसई ने इसीलिए काट दिया सारा, थोड़ा सा पार्ट रहने दिया। सो यू कैन राइट, पहले लॉ लिख लो, बियोसवार्ज लॉ, और ये डायग्राम बना लो, सिर्फ डायग्राम बनाना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोर नहीं हो गए इसमें आप, ये पक्का है। डायरेक्शंस निकालनी बस आ जाए, बिकॉज डायरेक्शंस के बिना ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हर क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। और एक डिसएडवांटेज आपको मेडिकल वालों को शुरू में ही नज़र आ गई होगी। मैग्नेटिक फील्ड हमने कौन सा निकाला, किसका निकाला? स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल, डीबी निकाला। मतलब पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड फॉर स्मॉल पार्ट। तो डीबी आ गया, डीबी को बी में चेंज करना है तो इंटीग्रेशन चाहिए। ये इसकी डिसएडवांटेज होती है इस लॉ की, कि पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता, वायर के छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड बताएगा सिर्फ। और चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी नॉन मेडिकल वालों ने नहीं पढ़ी इंटीग्रेशन, इनकी भी शुरू नहीं हुई अभी। और बहुत बेसिक्स ही है, बहुत ज़्यादा टफ वाली नहीं है। एक आधी डेरिवेशन में शायद होगी, अदरवाइज ईजी है। So you can read, it's an experimental law. It is an experimental law to find the. It is an experimental law to find the magnetic field intensity. It is an experimental law to find the magnetic field intensity of infinitesimally small current elements या very small current elements, very small current elements
as shown in the figure. If current I flows through a wire and its magnetic field intensity is to be calculated at any point P, and its magnetic field intensity is to be calculated at any point P, then it was found that for small current element ideal, the magnetic field intensity is, for small current element ideal, magnetic field intensities K part directly proportional to ideal. Inversely proportional to square of distance where theta is the angle between DL and R. dB is ideal sin theta by r square. और ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी. बिकॉज हर न्यूमेरिकल में जैसे उसमें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था, ये टर्म तो आएगी पूरे चैप्टर में. और अगर मीडियम होगा तो म्यू नॉट की जगह म्यू एम कर देंगे बस, तो उसकी वैल्यू पेपर में दी होगी जो भी म्यू एम होगा.
आइडियल आर क्रॉस आर क्यूब। सिमिलैरिटीज है कि ये भी इन्वर्स को लॉ ओबे कर रहा है। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है कि दिस गिव्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड फॉर एनी कंडक्टर यू हैव टू इंटीग्रेट। WVB is called Weber. Weber is magnetic flux unit. इधर R स्क्वायर है बस यूनिट वेक्टर था तो इधर R क्यूब आएगा। एक्सपेरिमेंटल है ना ये तो सारा, मतलब उसने डिफरेंट एंगल्स पे निकाल के देखा होगा एंड ही फाउंड दैट इट्स कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। हाँ इसमें भी है मैग्नेटिक फ्लक्स आगे। हाँ इसमें भी गॉस लॉ भी है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो जो आपने वो CGSM यूनिट्स में किसी किसी न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकते हैं बट नॉर्मली हम ऐसे ही पे स्टिक करेंगे। एब एम्पेयर वगैरह कभी यूज़ नहीं होंगे, एब एम्पेयर और एब कूलम नहीं होते यूज़। मैग्नेटिक में कुछ यूनिट्स आएंगे जो CGSM होंगे। सो यू कैन राइट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, direction of magnetic field. It is given by right hand curl rule. It is given by right hand curl rule. That is, we place the fingers of right hand. That is, we place the fingers of right hand in the direction of current, in the direction of current element. करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हम वही लेंगे जो आई की है। आइडियल की डायरेक्शन और आई की सेम ही लेते हैं, पर करंट वेक्टर नहीं है इसलिए हम लिख नहीं सकते कि करंट की डायरेक्शन में। प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड कर्ल देम टुवर्ड्स आर। प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट आइडियल एंड कर्ल देम टुवर्ड्स आर। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ magnetic field intensity. Thumb gives the direction of magnetic field intensity. The direction of magnetic field intensity is perpendicular to, direction of magnetic field intensity is perpendicular to both DL as well as R. Direction of magnetic field intensity is perpendicular to both DL as well as R. एप्लीकेशंस डेली की एक एप्लीकेशन ही करेंगे, तो आज हम करेंगे लॉन्ग स्ट्रेट वायर कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कल कर लेंगे अगर सर्कुलर आर्क है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो मेरे पास ये वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको किसी भी पॉइंट पे। बियोसवाल लॉ सेज की फर्स्ट फाइंड फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर किया। आइडियल
दिस इज आर, और ये एंगल थीटा। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड पूछूं मैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, dB म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो ये फॉर्मूला है। पूरी वायर का निकालना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। इस टर्म में वेरिएबल क्या क्या है, डीएल वेरिएबल है, डीएल की पोजीशन चेंज करेगी तो थीटा भी चेंज करेगा, और डीएल चेंज करेगा तो आर भी चेंज करेगा। मतलब 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, डीएल थीटा एंड आर। हमने जो 12th में सीखनी है दैट इज सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो बेसिकली मैथमेटिकली इन 3 वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। इन 3 वेरिएबल्स को अगर मेरे को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। दिस ए रिप्रेजेंट्स the perpendicular distance of point from the wire. Let this angle be phi. तो theta plus phi is, because ये perpendicular drop किया तो theta plus phi is 90। पहले समझ लो फिर इसको लिख लेंगे। theta plus phi is 90। That means sin theta is sin 90 minus phi, ठीक है मैथमेटिकली, एंड दिस इज cos phi। ये स्मॉल लेंथ dl थी, लेट दिस बी l। tan phi किसके इक्वल है, tan phi is l by a, तो l is a tan phi। डिफ्रेंशिएट करें तो a secant square phi, dl is a secant square phi d phi। This is r, r square is L square plus A square। L is A tan phi, A square tan square phi plus A square। Secant square phi, this is R square। तो बेसिकली सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया। थीटा को भी फाई के टर्म्स में लिख लिया, साइन थीटा की जगह कॉस फाई आ गया। आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई, इसमें भी सिर्फ फाई वेरिएबल है, एंड डी एल इज ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। तो आपने एक वेरिएबल रखा फाई, फाई वेरी कर रहा है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स आ गई। अब फाई की अगर वायर इस पॉइंट से ए से बी तक है तो अगर मैं स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ डी एल, तो एंगल कितना बनेगा। अगर मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पे लिया तो दिस विल बी द एंगल। और अगर स्मॉल करंट एलिमेंट मैंने टॉप पे लिया तो ये एंगल। तो फाई वेरीज फ्रॉम, इस एंगल को अगर मैं लूँ फाई टू, दिस विल बी माइनस फाई वन, बिकॉज एक एक्सिस के ऊपर लेने एक एक्सिस से नीचे, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस फाई वन से फाई टू। इन तीनों की वैल्यूज, साइन थीटा की वैल्यू, आर स्क्वायर की और डी एल के पुट करके इंटीग्रेट करना। क्लियर है? फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेशन बहुत साल से नहीं आ रही बोर्ड एग्जाम्स में। लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो और उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो किसी भी बुक में उठाओगे तो
इसकी जितनी एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन में मिनिमम 20-22 न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे हर एप्लीकेशन के। तो आज सिर्फ लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, बाकी फिर होमवर्क में। सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। इसमें किसी के नहीं लगेंगे। Second rate. Consider long straight wire AB. Consider long straight wire AB carrying steady current I. Long straight wire AB carrying steady current I. And its magnetic field intensity. And its magnetic field intensity is to be calculated at perpendicular distance A from the wire, and its magnetic field intensity is to be calculated at perpendicular distance A from the wire. For small current element ideal as shown in the figure, for small current element ideal as shown in the figure, the magnetic field intensity at point P, for small current element ideal, the magnetic field intensity at point P using Biot-Savart's law is फर्स्ट फॉर्मूला लिख लो, dB is equals to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square. First formula. Then you can write as dl theta and r. As dl theta and r are variables. Therefore, to change to single variable, इसको कुछ मार्क कर लो, से PQR. To change to single variable, we consider triangle PQR. और फिर ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो. And then substitute 2, 3 and 4 in 1.
आइडियल, डीएल की जगह इट इज sin theta is cos phi and r square is, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए cos phi d phi. इसकी इंटीग्रेशन इजी है, cos phi की इंटीग्रेशन sin phi, बिकॉज म्यू नॉट आई पे 4 पाई है तो कांस्टेंट हो गया. Complete wire, phi varies from minus phi 1 to phi 2. Sin even function है odd, तो this would be sin phi 2 plus sin phi 1. इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से लॉन्ग स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है sin phi 1 प्लस sin phi 2. अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो अगर लेंथ बढ़ेगी, डायग्राम देखो दोबारा से, अगर लेंथ बढ़ेगी, मैं पॉइंट ए को नीचे लेके आता जाऊँ या बी को ऊपर लेके जाता जाऊँ तो फाई इंक्रीज करेगा. तो अगर इनफाइनाइट है तो phi 1 phi 2 becomes 90, कि जैसे जैसे इसको मैं मूव करता हूँ कि इसको नीचे लेके आता जाऊँगा तो ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा. सो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग phi 1 phi 2 दोनों 90 तो b कितना आ जाएगा, sin 90 प्लस sin 90 is 2, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है. अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए. सेकेंड राइट यहाँ तक कर लिया नोट. Special cases. A part is for infinitely long wire.
both phi1 and phi2 will be 90. Both phi1 and phi2 will be 90. And B is equals to, इसको एक स्टेप लिखना है तो लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, या सीधा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए भी लिख सकते हो. सेमी इनफाइनाइट वायर कौन सी होती है? हाँ, एक एंड बताओ, दूसरा इन्फिनिटी पे है. फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए. इनफाइनाइट का हाफ हो जाएगा. फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए. C part is, if point P lies along, if point P lies along the length of the wire, इसका मतलब तो phi1 phi2 दोनों ज़ीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो. अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर का मतलब है कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. सो अलोंग द वायर हमेशा जीरो मैग्नेटिक फील्ड आएगा. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर will be in the form of, magnetic field of long straight wire will be in the form of circular loops, will be in the form of circular loops around the wire and given by right hand rule. Place the thumb in the direction of current. Place the thumb of right hand in the direction of current. Place the thumb of right hand in the direction of current and curl the fingers of right hand in circular arc. The fingers gives the direction of magnetic field. जैसे इस केस में मैंने क्रॉस मार्क किया. क्रॉस मार्क किया मीन्स करंट इज perpendicular inwards. Thumb in the direction of current. Curl the fingers. तो सर्कुलर लूप कैसे बनेंगे? क्लॉकवाइज. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको मार्क करना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, इसके आसपास सर्कुलर लूप्स. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं. और अगर मैं डॉट मार्क करता तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स विल बी एंटी क्लॉकवाइज. तो इस केस में करंट आउटवर्ड्स. या अगर आप वायर बनाओगे स्ट्रेट, अगर मैं ये वायर बनाता हूँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे शो करोगे? इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास सर्कुलर लूप्स, तो सर्कुलर लूप्स कैन से आप ऐसे बना सकते हो.
और डायरेक्शन कौन सी होगी इनमें? यहाँ से इनवर्ड्स। आपको अगर वायर दिया है ना तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बताना है। आप सिंपल कर रहा, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स उस तरफ पॉइंट करो जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे मैं बोलूँ इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निकालना है, इस वायर के ऊपर, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स ऊपर की तरफ, एंड देन बेंड द फिंगर्स बाय 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आया? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। राइट हैंड के फिंगर्स उस तरफ ले जाओ और फिर फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड कर दो। जैसे मेरे को इधर निकालना है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स राइट साइड, बेंड द फिंगर्स बाय 90, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। लेफ्ट साइड निकालना है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। वायर के पीछे निकालना है तो इसलिए वो सर्कुलर लूप्स, मतलब यही बनेगी ना, किसने पहना खड़ा जो उतर सकता है। कि अगर ये वायर है, हमने ऐसे वायर ली कि इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ बतानी है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इधर, और इस सर्कल के टेंजेंट बनेगी। तो यहाँ पे निकाली थी तो इधर इधर निकालोगे तो इस तरफ, तो हर जगह टेंजेंट टू द लूप। सो बट डायरेक्शन निकालने का मेथड यही है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट हैंड की फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ लेके जानी है और फिर फिंगर्स को बेंड कर देना। बट होगा सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में इसके आसपास, कि अगर अपवर्ड्स है तो ऐसे सर्कुलर लूप्स, और अगर करंट डाउनवर्ड्स होती तो ऑपोजिट हो जाता। तो थंब इन द डायरेक्शन, और ये दोनों रूल्स चलते हैं, मतलब बाद में जब हम सर्कल पढ़ेंगे ना, अभी मैं कह रहा हूँ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर सर्कुलर लूप होगा तो हम कहेंगे बेंड द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी स्ट्रेट लाइन के लिए कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं? एक तो सिंपल आपको आएंगे कि पॉलीगॉन कोई भी दे देंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे, रेक्टेंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, और ट्रायंगल के सेंटर पे निकाल दो, हेक्सागन, एन साइडेड पॉलीगॉन, इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी तो निकाल दो। एन टेंस टू, अगर पॉलीगॉन है और एन टेंस टू इन्फिनिटी इट बिकम्स सर्कल, तो प्रूव करोगे आप नॉन मेडिकल वाले के लिमिट से। इफ n टेंस टू इन्फिनिटी देन इट विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप। अगर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करें, रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, लेंथ इज L, breadth is B. Find magnetic field at center of rectangle. Find magnetic field at center of rectangle. अगर इसी को फिर मैंने स्क्वायर में चेंज करना है तो मैं L और B को इक्वल पुट कर सकता हूँ। Find magnetic field intensity at the center of rectangular current loop. Find magnetic field intensity at the center of rectangular current loop. अब सबसे पहले डायरेक्शंस चेक कर लेते हैं, बिकॉज 4 स्ट्रेट वायर्स हैं तो चारों का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर डायरेक्शन सेम है तो सिंपल ऐड हो जाएगी, अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगी।
पी क्यू की बात करें अगर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, इसको कुछ और पॉइंट ले लो, सेंटर इज से लेट इट बी सी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, फिंगर्स टुवर्ड सी, बेंड द फिंगर्स बाय 90 डिग्री आउटवर्ड्स, क्यू आर आउटवर्ड्स, आर एस आउटवर्ड्स, एस पी। तो चारों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, मतलब स्केलर एडिशन हो जाएगी। कभी भी क्लोज्ड पॉलीगॉन होगा, हर साइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा सेंटर पे। पी क्यू का और आर एस का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा सिमेट्री के हिसाब से, और क्यू आर और एस पी का सेम होगा। तो मतलब मैं अगर पी क्यू का निकाल लूँ और क्यू आर का निकाल लूँ, तो आई कैन से टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर। बिकॉज अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, वी से दैट एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल फोर कंडक्टर्स इज इन सेम डायरेक्शन। Scalar addition can be done. So we say total magnetic field is magnetic field of PQ plus magnetic field of QR plus RS plus SP as I can write total magnetic field as twice the magnetic field of यहाँ तक ठीक है, मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बताओ पी क्यू का मैग्नेटिक फील्ड, पी क्यू का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? b/2। फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई बाय 4πa साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो इसमें a की जगह क्या है? b/2। परपेंडिकुलर ए, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसमें वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 है, तो म्यू नॉट आई बाय 4π b/2। और रेक्टेंगल है तो फाई 1 फाई 2। वेरी स्मार्ट, निकालना पड़ता है। रेक्टेंगल में तो कुछ भी एंगल हो सकता है, स्क्वायर में होता है 45। जल्दबाजी नहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। फाई 1 फाई 2 इक्वल होंगे। हमने ये एंगल लिए थे दोनों एंड्स के, तो फाई 1 मत निकालो, सीधा साइन फाई 1 बता दो। ये डिस्टेंस b/2, ये a/2, तो हाइपोटेन्यूज इज √a² प्लस b² 2। तो साइन फाई 1 कितना हो गया? ये फाई 1 है, a/√a² प्लस b² फाई 2 भी इतना ही होगा साइन फाई 2। तो हमें साइन फाई 1 भी पता है, साइन फाई 2 भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है। सिमिलरली जब मेरे को क्यू आर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सी पे, तो क्यू आर का सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। ये अभी भी सेम है, ये डिस्टेंस, तो साइन फाई 1 फाई 2 कितने? इस ट्रायंगल में से इसको ले लो फाई 1 डैश, ये फाई 2 डैश, तो साइन फाई 1 डैश इज दिस इज
बी पूरा है, मतलब ये b/2 है, तो बी तो टोटल है। तो साइन 5 डैशेस b/√a² + b²। वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। समझ में आया? देखो किसी को डाउट है तो। अगर मेरे को PQ का मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ये फॉर्मूला देखो, सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? ए मतलब वो L को A ले लिया मैंने, a/2, A और B, मैंने इस साइड को A ले लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला। QR का मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो μ0I/, ये सॉल्व करके क्या आ रहा है? μ0I/, यही वैल्यू आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा और फिर इन दोनों को ऐड करके डबल। क्लियर है? अगर रेगुलर पॉलीगॉन दिया हो ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागन। स्क्वायर है तो एक साइड का निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रायंगल है तो एक साइड का निकाल के 3 से कर दो। हेक्सागन है तो एक साइड का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि रेक्टेंगल में अलग अलग साइज था साइड्स का, इसलिए ऐसे करते हैं। निकाल लेंगे, अभी तो ऐसे पॉइंट्स भी दूंगा जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना। हाँ, पहले करते हैं, चलो एक क्वेश्चन ना। ये आया समझ सबको? सॉल्व कर देना पूरा, मतलब वो उसमें लास्ट में वैल्यूज पुट करके। ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ PQ + ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ QR। मेरे को साइन निकालना है ना, हमें ये साइड पता है a/2 और ये साइड b/2, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम। और फिर साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। Find magnetic field at point P. करंट इधर फ्लो कर रही है। Find magnetic field at point P.
इसको कुछ और कर दो, सी कर देते हैं इसको। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। कितने कंडक्टर्स? पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू और यू पी। ऊपर लिया पॉइंट, वो तो अलग है, वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम ए बी सी डी थोड़ी सीख रहे हैं। अब ऐसी गलती थोड़ी निकालोगे, उसने पॉइंट्स दे दिए 1 2 7 8, तो बोले बीच में कहाँ गए, 3 4 5 तो दिए नहीं, फिजिक्स तो वही रहनी है। इनमें से पहले मेरे को ये बताओ, डायग्राम देख के कौन सी वायर्स हैं जिनका सी पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा और लॉन्ग द वायर नहीं होता? आर एस, सी पॉइंट इज अलॉन्ग द वायर, तो आर एस का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यूपी का भी नहीं होगा। तो 4 बचे पी क्यू, पी क्यू थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स सी, thumb in the direction of current, fingers towards C. Inwards QR का, inwards TS, outwards TU। इन दोनों का inwards, इन दोनों का outwards, मतलब ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर मैं PQ लेता हूँ तो PQ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से A, what about sin phi 1 sin phi 2? एक 0 और दूसरा 45। सिमिलरली QR के लिए भी एक 0 एक 45, TS के लिए भी सेम। 45 कैसे और 0 45 कैसे? बिकॉज हमारे पास ऐसे वायर है ना, ये पॉइंट है, तो इस सेंड का एंगल तो 0 बन रहा है परपेंडिकुलर के साथ, बिकॉज हमने एंगल परपेंडिकुलर के साथ लिए थे। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो इसका परपेंडिकुलर के साथ एंगल 0 है और स्क्वायर है, तो दूसरा एंगल इट विल बी 45। तो साइन फाई 1 इज 0, साइन फाई 2 इज 1/√2। करो सॉल्व। डायरेक्शन सही नहीं निकालोगे तो हमेशा न्यूमेरिकल गलत आएंगे, इसलिए सबसे पहले डायरेक्शन निकाल के देखो। हो सकती है, माइनस का मतलब डायरेक्शन ही है ना, वो तो हमने लास्ट में डायरेक्शन लिखनी है, कौन सी डायरेक्शन आएगी। आप लॉजिकली सोचो ना, वायर में करंट तो सेम है, साइन फाई 1 साइन फाई 2 भी सेम है, तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मतलब PQ और QR का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और ST और TU का ज़्यादा होगा। तो ST और TU का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था? ST का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स C, आउटवर्ड्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड्स आएगा। आप पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ मेरे को, PQ का मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? अगर मैं आपसे पूछूं PQ का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C, म्यू नॉट आई, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? A, तो 4 पाई A, साइन 0 प्लस साइन 45, यही आया मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन कौन सी है इसकी? इनवर्ड्स, तो क्रॉस। देखो समझ आया कैसे लिखा? किसी को नहीं आया तो पूछो, बिकॉज होमवर्क नहीं होगा आज का अगर नहीं समझोगे तो।
ये समझ आ रहा है पी क्यू का मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं एस टी का कहता, क्या सी पे निकालना है, सी का यहाँ से डिस्टेंस कितना है ए, तो वो ए आ गया और एंगल एक 0 एक 45। एस टी का मैग्नेटिक फील्ड, एस टी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a/2 and angles are same, so its magnetic field is mu naught I, but 2√2 pi and direction is outwards। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है भैया, कौन सा ज़्यादा है, एस टी या पी क्यू? तो फिर एस टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एस टी माइनस ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी क्यू। एंड डायरेक्शन वुड बी, एस टी की डायरेक्शन आउटवर्ड्स थी तो आउटवर्ड्स। एस टी का एंगल 45 कैसे आया? ये एंगल कितना होगा 45 है ना, बिकॉज ये साइड भी a/2 ये भी a/2। अगर मेरे पास एन साइडेड पॉलीगॉन हो तो 5 and 5 कितना लेंगे? अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो 5 and 5 की वैल्यू सेंटर पे π/n, बिकॉज एन साइड सबटेंड, एक साइड टोटल एंगल कितना सबटेंड करती है, जैसे स्क्वायर था तो स्क्वायर की जो एक साइड है वो कितना एंगल सबटेंड करती है 90, पूरी साइड 90 सबटेंड करती है। 5 and 5 इसका हाफ है तो हमने 45 लिया। तो अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो वन साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 π/n, तो उसका आधा π/n, तो 5 and 5 π/n लेना है। जैसे आपको, बिकॉज इसको आप जनरल याद रख लो ना, जैसे ट्राइंगल है तो वन साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120, तो 5 and 5 विल बी 60। हेक्सागन है तो वन साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 π/6, मतलब 60 डिग्री, तो 5 and 5 विल बी 30। एन साइडेड है तो वी कैन से π/n। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए भी आप जनरल याद रख सकते हो। अगर मेरे पास एक पॉलीगॉन है, इसकी ए साइड ए है तो दिस विल बी a/2, ये एंगल कितना है π/n, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो tan π/n कितना हो जाएगा, tan π/n इज a/n अपॉन r परपेंडिकुलर, तो r परपेंडिकुलर कितना आएगा, जैसे स्क्वायर था तो स्क्वायर के लिए π/n की वैल्यू 45, तो डिस्टेंस वाज a/2। अगर ट्रायंगल हो जाएगा तो 60 हो जाएगी, तो कोई भी आएगा, आप जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो अगर मैं एन साइडेड पॉलीगॉन का आपसे जनरल फॉर्मूला पूछूं तो क्या बनेगा, म्यू नॉट I/4 पाई, r परपेंडिकुलर की जगह ये वैल्यू sin π/n प्लस sin π/n,
आया समझ? लिख लो इसको, शॉर्टकट बन जाएगा ये आपका। जो n-sided वाला हम रेगुलर बोले ना, रेगुलर for n-sided regular polygon, for n-sided regular polygon, one side subtends an angle of 2 pi by n at the center. Therefore 2 pi by n at the center. Therefore phi 1 is equals to phi 2 is equals to pi by n. Also, if R perpendicular represents the perpendicular distance between R perpendicular represents the perpendicular distance between wire and the center, then तो ये फॉर्मूला लिख लो पहले। So B will be sin pi by n plus sin pi by n means 2 sin pi by n. ये cancel, so you get mu naught I. यही बन रहा फॉर्मूला। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड आया? एक साइड का। तो n साइड्स है तो n से मल्टीप्लाई, बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर वन साइड। n साइडेड पॉलीगॉन है तो मल्टीप्लाई विद n। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आए, ये आया ना समझ? ये बस 2 वायर्स हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, और ये एक पॉइंट है which is at perpendicular bisector. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में? अरे डायरेक्शन ही बता दो, किस डायरेक्शन में होगा? इधर करंट आउटवर्ड्स, इधर करंट इनवर्ड्स, मतलब ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना, किस डायरेक्शन में? सिर्फ किस डायरेक्शन में? मेरे को अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स P, बेंड द फिंगर्स बाय, मतलब इसको अगर मैं फर्स्ट वायर कहता हूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर। कंपोनेंट्स बनाते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि आप परपेंडिकुलर बनाओगे, बिकॉज हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ DL एज वेल एज R। तो ये R है परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थंब इनवर्ड्स, फिंगर्स टुवर्ड्स तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, वर्टिकल ऐड होंगे।
So net magnetic field will be upwards. Because कंपोनेंट बनाएंगे तो ये कैंसिल होंगे ना, इधर वाला और इधर वाला, और ये एडअप हो जाएंगे. बट डायरेक्शन निकालनी है तो हमेशा वायर से लेके जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है वहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे. उस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन हो सकती है. मतलब जो मैग्नेटिक, ये कुछ भी हो, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, अगर मेरे पास ये लाइन ज्वाइनिंग वायर एंड पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है. इसको छोड़ के और कोई डायरेक्शन नहीं होगी. कि आपने वायर से लेके उस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा. बिकॉज आप दो ही केस कर सकते हो ना, यहाँ तो थम इनवर्ड्स, यहाँ थम आउटवर्ड्स. फिंगर्स तो इधर ही जानी है और फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड करना है. यहाँ तो अपवर्ड बेंड कर सकते हो, डाउनवर्ड बेंड कर सकते हो. तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस वायर के लाइन के परपेंडिकुलर ही आएगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता किस डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. आया समझ? HC है किसी के बैग में? HC में सेकेंड चैप्टर है मैग्नेटिक का, तो उसमें से क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, जॉब कर सकते हो अभी. और इसी की एप्लीकेशन होंगी लॉन्ग स्ट्रेट वायर. क्वेश्चन नंबर कितने कर सकते हो? कितने क्वेश्चन कर सकते हो एक दिन में? हाँ तो फिर तो परसों तक का होमवर्क हो गया, फिर तो दे ही सकता हूँ मैं. सो 1 से 31 सिर्फ लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सारे क्वेश्चंस में. फर्स्ट है छोड़ देना, 2 से 31. फर्स्ट तो ऐसे सही है, वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना, वो तो कुछ थ्योरी का क्वेश्चन है, उसमें क्यू वी क्रॉस भी एक फॉर्मूला यूज़ होना है, वो पिछले चैप्टर का. तो 2 से 31 मतलब मैंने HC का सेकेंड चैप्टर शुरू किया पहले, तो HC ने जो मैग्नेटिक का फर्स्ट चैप्टर दिया उसमें एक फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस भी, वो फर्स्ट क्वेश्चन उसने उस पर भेज दिया. पर 2 से 31 कर सकते हो. आज ट्राई करके देखना. मेरे को पता नहीं कर पाओगे या नहीं, होमवर्क तो मैंने इतना सारा दे दिया. नहीं होमवर्क कम नहीं करना मेरे को. अब करके देखना, नहीं होंगे तो फिर कुछ सोल्यूशन निकालते हैं. बिकॉज अभी हमने यहाँ पे 2 ही न्यूमेरिकल किए हैं, तो 2 के बाद 31 का होमवर्क देना में मतलब अच्छा सा भी नहीं लगता कि मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको 30 दे दिए कि 30 करके आओ. और मैथ्स वाले टीचर्स को कुछ नहीं पता होता है, वो ऐसे ही होते हैं फालतू के. उनको अगर फिजिक्स आती तो फिजिक्स ना पढ़ाते, इंजीनियरिंग करके मैथ्स इसीलिए पढ़ाने क्योंकि उनको फिजिक्स आती नहीं. फिजिक्स हर किसी के बस की बात नहीं. आप कभी भी देख लेना, फिजिक्स पढ़ाने के लिए मतलब एक अलग लेवल की सोच चाहिए. मैथ्स तो हर कोई पढ़ा लेता. हाँ, कॉमर्स वाले भी मैथ्स तो पढ़ते हैं. कॉमर्स वालों को कभी फिजिक्स दे के देखना. भेज दूँगा. हाँ किया रिकॉर्ड भी क्या मैं डाल दूँगा, अभी अपलोड कर दूँगा.